दादा जिनको अपनी जिंदगी में ज्यादा अनुभव है, वह मेरे बीमार होने पर घबराएंगे नहीं, बल्कि वह खुद पहले मर्ज को देखेंगे कि क्या मुझे बीमारी हुई है, उसका इलाज करने का स्वयं प्रयास करेंगे। और फिर यदि उस मर्ज को वह स्वयं नहीं पहचान पाए, फिर वह डॉक्टर को बुला कर लाएंगे। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। यहाँ पर बड़े भाई साहब जो है वह लेखक प्रेमचंद को समझाते हुए कह रहे हैं कि हम तुम तो यह भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर में कैसे चले। जो हमें दादा पैसे भेजते हैं वह तो हम 20-22 तारीख तक ही खर्च कर डालते हैं। इसका मतलब हमें अनुभव नहीं है। यहाँ पर बात आ रही है जिंदगी के तजुर्बे की, जिंदगी के अनुभव की। तो यहाँ पर जो बड़े भाई साहब है वह कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दादा और अम्मा को हमसे ज्यादा अनुभव है, और वही मैं तुमसे बड़ा हूं तो मुझे भी तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ ज्यादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। जो कुछ भी महीने भर का पैसा हमें हमारे दादा भेजते हैं वह हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं, और फिर मुंह ताकते रहते हैं कि आगे के 5-7 दिन कैसे निकाले, कब 1 तारीख आएगी और फिर से पैसा आएगा। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। जब पैसे ही नहीं बचते तो नाश्ता भी हम बंद कर देते हैं। धोबी और नाई जो हमारे कपड़े धोते हैं, जो हमारे बाल काटते हैं, उनसे हम मुंह चुराने लगते हैं, उनसे हम मुंह छिपाने लगते हैं, उनसे चोरी चोरी छिपकर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी ईमानदारी के साथ निभाया है। जितना भी दादा आज हमें भेज रहे हैं उतने में तो दादा ने अपने पूरे कुटुंब का, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर लिया और ईमानदारी के साथ कर लिया। उन्होंने अपने कुटुंब अर्थात परिवार, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतने में तो उन्होंने अपने कुटुंब का अर्थात परिवार का पालन पोषण कर लिया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं है, वह ऑक्सफोर्ड के एमए है। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उन्हें जिंदगी का अनुभव है। कर्ज हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जो हेडमास्टर साहब थे उन्हें 1000 रुपए मिलते थे और वह पहले अपने परिवार का, अपने घर का इंतजाम खुद ही किया करते थे। लेकिन 1000 रुपए भी उन्हें कम पड़ने लग गए थे, कर्जा उनके सिर पर होने लगा था। तब उनकी जो बूढ़ी माँ, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी लेकिन उन्हें जिंदगी का तजुर्बा था, जिंदगी का अनुभव था, तो उन्होंने अपने ऊपर, अपने जो घर का राशन पानी का जो भी इंतजाम था वह अपने ऊपर ले लिया, और फिर 1000 रुपए में भी वह पैसे बचाने लग गई थी। यह सब अनुभव ही तो है। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, पैसे बचने लगे हैं, तो भाईजान ये गरूर, यह घमंड अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, तुम मेरी क्लास में आ गए हो, तुम मेरी कक्षा में आ गए हो और अब स्वतंत्र हो और तुम अब आजाद हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी बात अपने दिल, अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। अब यहाँ पर लेखक ने बड़े भाई साहब के माध्यम से यह बात कहलवाई है कि मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। बेराह अर्थात गलत रास्ते पर, मेरे देखते तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें डांट सकता हूं, मैं तुम्हें कितने ही उपदेश दे सकता हूं, और कब तक? जब तक कि तुम गलत रास्ते से सही रास्ते पर ना आ जाओ। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे देखते तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे, और यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, ताकि तुम गलत रास्तों पर ना चलो।
मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं तुम्हें जितना भी आज डांट रहा हूं, समझा रहा हूं, जितना भी उपदेश दे रहा हूं, मैं जानता हूं मन ही मन में कि ये सब बातें तुम्हें जहर लग रही हैं, कठोर लग रही हैं, कटु लग रही हैं, तुम्हें सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। जो लेखक प्रेमचंद थे वह ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से अपने बड़े भाई साहब की बातें सुन रहे थे, और वह जो ये समझाने का दूसरा तरीका बड़े भाई साहब ने अपनाया था, लेखक इससे प्रसन्न हो गए थे। और लेखक जो है वह कह रहे हैं कि मैं उनकी इस नई युक्ति अर्थात उपाय, मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक अर्थात सिर झुकाना, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हो रहा था। लघुता अर्थात छोटेपन का, मुझे आज सचमुच अपने छोटे होने का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मुझे आज वास्तविक रूप से लगने लगा था कि मैं अपने बड़े भाई साहब से छोटा हूँ, और मेरे मन में उनके लिए और अधिक श्रद्धा, और अधिक सम्मान, और अधिक रिस्पेक्ट उत्पन्न हो गया। मैंने सजल आंखों से, सजल अर्थात आंसू भरी आंखों से कहा, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी मुझे समझा रहे हैं, जो कुछ भी मुझे डांट रहे हैं, वह बिल्कुल सच है, और आपको उसको कहने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। आप जो कुछ भी मुझे समझाएंगे, जो कुछ भी मुझे कहेंगे, वह मेरे लिए ही कहेंगे, वह मुझे, मेरी आगे की जिंदगी अच्छी हो, मैं गलत रास्ते पर ना चल पाऊं, इसके लिए ही आप मुझे समझाएंगे, इसके लिए ही आप मुझे डांटेंगे। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मैं तुम्हें पतंगे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, मेरा भी मन करता है कि मैं पतंगे उड़ाऊं, मैं मेले तमाशे में जाऊं, मैं खेल खेलूं, लेकिन क्या करूं? क्यों? क्योंकि खुद बेराह चलूं। यदि मैं खुद बड़ा होकर गलत रास्ते पर चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यहाँ पर बड़े भाई साहब के माध्यम से लेखक ने कहलवाया है कि यदि मैं खुद गलत रास्ते पर चलूं, यदि मैं खुद गलत चीजों को अपना लूं, यदि मैं खुद खेलने चला जाऊं, खुद पतंगे लूटने चला जाऊं, खुद मैं मेले तमाशे में चला जाऊं, खुद ना पढ़ूं, तो मैं तुम्हें किस मुंह से रोक पाऊंगा? तो मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा? मैं तुम्हें कैसे डांट पाऊंगा? और इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए जरूरी है कि मैं खुद इन सब चीजों का त्याग करूं, ताकि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला पाऊं। मेरा भी मन करता है, मेरे अंदर भी एक बच्चा है, मेरा भी बचपन है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हें गलत रास्ते पर ना चलने का जो अधिकार मुझे प्राप्त है, जो अम्मा और दादा ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना चाहता हूँ। मैं जो तुमसे बड़ा हूँ, उस बड़प्पन के नाते मैं तुम्हें किसी गलत रास्ते पर नहीं चलने दे सकता, और इसके लिए यह आवश्यक है कि मैं उन सभी चीजों का त्याग कर दूं। खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? खुद गलत रास्ते पर चलूं तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर बड़े भाई साहब ने ये बात कही है। यह कर्तव्य भी तो मेरे सर है कि तुम्हें मैं गलत रास्ते पर ना जाने दूं। यह कर्तव्य भी मेरे ऊपर ही है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुझे तुम्हें संभालने का, मुझे तुम्हें डांटने का, मुझे तुम्हें समझाने का पूरा अधिकार है, और जन्म सिद्ध अधिकार है। अब यहाँ पर अंत में लेखक प्रेमचंद कह रहे हैं कि संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। हमारे ऊपर से एक पतंग गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होशो हवास खोकर हॉस्टल की तरफ दौड़े, और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक से क्या हुआ कि जो बड़े भाई साहब है उनका बचपना भी जाग गया। हमारे ऊपर से एक पतंग गुजरी, उसकी डोर लटकी हुई थी। जो लड़के थे वह पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अचानक से उछलकर भाई साहब ने उसकी डोर को पकड़ लिया और बिना सोचे समझे
बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे। तो यहाँ पर लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं, चाहे वह पढ़े लिखे हैं या नहीं, हमसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिंदगी में उनको जो तजुर्बा है, जो उनका अनुभव है, वह हमसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी हर बात को दिल से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह ही बड़े लोगों को अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है ताकि छोटे लोग उसका अनुसरण ना करें, और यदि अनुसरण करें तो उन अच्छी बातों का अनुसरण करें जो वे अपनी वास्तविक जिंदगी में अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए।